370 उसके कश्मीरीज, ठीक है, कश्मीरीज, उनकी आइडेंटिटी क्या थी, कश्मीरी, दैट इज महबूबा मुफ्ती, वो फर्स्ट। हेलो अकेडमिशियंस एंड वेलकम टू BM अकेडमिया। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका चैप्टर नंबर 7 करने वाला है, दैट इज रीजनल एस्पिरेशंस। अब रीजनल से आप क्या समझते हो, यानी कि एक रीजन की, ठीक है, एक रीजन की, और एस्पिरेशंस यानी कि मेरी चाहत है या फिर मैं जो कुछ करना चाहती हूँ, मेरे गोल है। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हुआ था इंडिया के अंदर, पर उसके बाद भी जब वो इंडिया के अंदर आ चुके हैं, उनके लीडर्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन कर दिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर वो बोलता है कि यार हम इंडिया के अंदर आना चाहते हैं, और थ्री मेन चीज़ों पर क्या करते हैं, हम इंडिया को दे देते हैं, हमारा डिफेंस, हमारा जो फॉरेन सेक्टर है और हमारा जो कम्युनिकेशन चीज़ है, इसको हम दे देंगे इंडिया को, वो इंडिया को सौंप देंगे। बहुत सारे स्टेट्स ने इसको साइन कर लिया था, बट फिर भी वहाँ की जो जनता है वो कभी कभार क्या चाहती थी कि उन्हें कोई स्पेशल राइट्स मिले, ठीक है, उन्हें कोई प्रिविलेजेस मिले इंडिया के अंदर, या फिर वो अपने अलग से एक नेशन बनाना चाहती थी। कई बार कोई दूसरे कंट्रीज आ जाती थी, उनके ऊपर हमला कर लेती थी, तो ये सारी चीज़ें चलती थी। अब इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है अभी कश्मीर मुद्दा तो बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है। इसके अंदर हम पंजाब के बारे में पढ़ेंगे, खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे, और गोवा के बारे में छोटे सा आपको बॉक्स मिलेगा इसके अंदर। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, एंड तक इस वीडियो को देखना ताकि पूरा क्लियरली आपको समझ में आ जाए। देखो, सबसे पहले है ना, इंडिया का कैसे अप्रोच रही है कि हम क्या करें, जो नेशंस उसको इंटीग्रेट करें, ठीक है। अगर कोई रीजनल एस्पिरेशंस हो, यानी कि लोग अपने रीजन को थोड़ा स्पेशल राइट देना चाहते हैं, तो हम उसको कैसे रिजॉल्व करें, कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो हम उसको कैसे रिजॉल्व करें। तो वो 1980s के टाइम पर क्या था, रीजनल एस्पिरेशंस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी ऑटोनॉमी के लिए, ऑटोनॉमी यानी कि इंडिपेंडेंस के लिए रीजनल एस्पिरेशंस बहुत सारी मिलेगी, बहुत सारे अलग अलग जगहों पर मिलेगी। और इसके अंदर आप देखो आर्म रिबेलिशन होगा, ठीक है, और गवर्नमेंट को हटाने की बात होगी, इलेक्टोरल सिस्टम जो होगा वो पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगा कई बार। तो इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, पर उसका एंड में सॉल्यूशन क्या निकलता है मैक्सिमम में, कि हम नेगोशिएशन करते हैं, अकॉर्ड्स बना देते हैं, अकॉर्ड्स यानी कि वो पैक्ट साइन कर लेते हैं, एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जो भी लीडर्स होते हैं वहाँ के। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यार इंडिया है ना रीजनल एस्पिरेशंस को महत्वता देता है, यानी इंडिया रीजनल एस्पिरेशंस को ऐसे नहीं बोलता कि एकदम ही आप उसके ऊपर सप्रेस कर दो, वो ने बोलता है अगर आप सही ढंग से कर रहे हो रीजनल एस्पिरेशंस की डिमांड। जैसे जो साउथ है वहाँ पे हुई थी, साउथ के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। साउथ में थोड़ा अच्छे से हुई, तो इंडिया ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसने कुछ भी ऐसा, मतलब आप अपनी डिमांड्स है ना उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। डेमोक्रेसी का यही फायदा है कि आप डिमांड्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो आप अपनी डिमांड्स को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इंडिया के अंदर एक डायलॉग होता है आपकी, और आपकी ट्रीटीज होती है, ठीक है। अगर कई बार होता है कि आपके जो रीजनल कल्चर है उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपको एक परमिशन होती है, या फिर आप अपने जो रीजनल और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को रिटेन कर सकते हो, अपने कल्चर को रख सकते हो। तो इंडिया की जो नेशनलिज्म है उसने यूनिटी प्लस डाइवर्सिटी, हम क्या बोलते हैं, यूनिटी विद डाइवर्सिटी, यूनिटी विद डाइवर्सिटी, ठीक है। हम बोलते हैं ना डाइवर्सिटी के साथ यूनिटी चाहिए, दैट इज हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी तो होनी चाहिए पर उसके साथ यूनिटी भी होनी चाहिए, ये हमारी जो है चलती है स्लोगन। अब यूरोप के अंदर क्या है कि अगर आपकी डाइवर्सिटी हो तो आपकी थ्रेट है, मतलब अगर आपकी देश में ज़्यादा डाइवर्सिटी हो तो क्या होगा, आपके देश में खतरा है। तो पहले से वो डिवीजन किसके बेसिस पर करते हैं, रिलीजन क्या या फिर कल्चर के बेसिस पर वो करते हैं। पर इंडिया ने क्या किया था, डेमोक्रेटिक अप्रोच, ओनली डाइवर्सिटी को सॉल्यूशन के, मतलब डाइवर्सिटी से जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम डेमोक्रेटिक अप्रोच से सॉल्व करेंगे। इसके अंदर पॉलिटिकल एक्सप्रेशन अलाउड होगा, और ये एंटी नेशनल, मतलब अगर आप कहीं पे नॉन डेमोक्रेटिक नेशन में देखोगे ना, अगर वो है ना अपनी रीजनल एस्पिरेशंस देते हैं वहाँ के लोग, तो उसे एंटी नेशनल बता दिया जाता है और उसके ऊपर उनको मार दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, ऐसा ही होता है। बट इंडिया के अंदर क्या है, डेमोक्रेसी अलाउ करती है पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, किसका, रीजनल एस्पिरेशंस का, रीजनल आइडेंटिटी और इश्यूज, ये हम पॉलिटिक्स के अंदर लाकर बोल सकते हैं। जैसे आप देखोगे DMK, ठीक है, ये एक रीजनल एस्पिरेशंस की वजह से बनी थी और ये पॉलिटिक्स के अंदर आ चुकी है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, हर एक रीजन को अपना अटेंशन मिल जाता है, पॉलिसी मेकिंग के अंदर वो इन्फ्लुएंस करता है। कई बार क्या होता है कि जो रीजनल एस्पिरेशंस है वो नेशनल यूनिटी को कई बार ओवरशैडो कर देती है, कई बार नेशनल यूनिटी और जो रीजनल एस्पिरेशंस को ओवरशैडो करते हैं, तो कुछ चलता रहता है, डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट तो चलते रहता है, हर एक कंट्री में ये ऑब्वियसली होता ही रहता है। अब पार्टीशन के बाद में क्या हुआ था कि जो हमारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो स्टेट्स उनको ऑर्गेनाइज करना है, पहले तो प्रिंसली स्टेट्स थे, वो ब्रिटिशर्स ने जैसे चाहे उसको कर दिया, पर अब हमें क्या करना है, स्टेट को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। तो
ऐसी उस टाइम की थी, क्योंकि बहुत सारे रीजनल मूवमेंट चल रहे थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल से इंडिया बना था, तो वहाँ पे उस टाइम एक थिंकिंग थी यार ये इंडिया तो नहीं बन पाएगा, इतने टाइम तक चल ही नहीं पाएगा, ये टूट जाएगा। अलग अलग जैसे पाकिस्तान क्रिएट हो ना, वैसे अलग अलग नेशंस भी क्रिएट हो सकते हैं इंडिया के अंदर, पर ये ऐसा नहीं हुआ और इंडिया अभी तक वैसा का वैसा ही है। पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट जरूर है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर क्या है, पाकिस्तान की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आया है और उसके साथ में लोगों के जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट आया। नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड एंड मिजोरम के अंदर सेपरेशन डिमांड कर रहे थे वो, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आया। हम इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी। साउथ के अंदर आप देखोगे द्राविड मूवमेंट हुआ, जिसने कुछ टाइम तक डिमांड की थी सेपरेट नेशन बनाओ, बट फिर अब क्या है वो साथ में ही है। देन अभी आप देखोगे लिंग्विस्टिक डिमांड पर, मतलब हमने जो कांग्रेस है उसने अडॉप्ट किया था कि लिंग्विस्टिक डिमांड पर हम क्या करेंगे, स्टेट क्रिएट करेंगे। तो ये डिमांड भी काफी चल रही थी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे डिमांड काफी ज्यादा चल रही थी कि आप लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट क्रिएट किए जाए। तमिलनाडु के अंदर हिंदी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे थे कि यार हिंदी नहीं होनी चाहिए हमारी नेशनल लैंग्वेज, और जबकि नॉर्थ में आप देखोगे हिंदी होनी चाहिए हमारी नेशनल लैंग्वेज, उसको लेकर क्या चल रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहे थे। अब पंजाब के अंदर क्या था, पंजाब और हरियाणा दोनों क्रिएट हुए थे 1966 के अंदर। क्यों क्रिएट हुए थे, क्योंकि वहाँ पे भी लैंग्वेज का बेसिस पर ही चल रहा था कि यार हिंदी और पंजाबी ले ली, तो उसके बेसिस पर चल रहा था, इसलिए दो अलग अलग जो स्टेट्स है वो क्रिएट हुए। पर इसके अंदर क्या हुआ, चंडीगढ़ का अभी भी इशू चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, इसको भी फॉर्म किया, कौन से लिंग्विस्टिक बेसिस पर नहीं किया था हमने, इसको किसके बेसिस पर फॉर्म किया कि जो डाइवर्सिटी है, जो इनकी ज्योग्राफी, उसके बेसिस पर हमने इसको फॉर्म किया था। और जैसे जैसे ना हमारे देश आगे बढ़ा ना, वैसे वैसे डिमांड्स आने लगी, तो हमने नए नए स्टेट्स तो क्रिएट किए ही है। बहुत से कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस अभी भी सॉल्व नहीं हुए। नागालैंड का अभी भी नहीं हुआ, वहाँ पे अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कश्मीर का आपको पता ही अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और जो असम, ठीक है, पंजाब और मिजोरम, वो सॉल्व हो गए, पर उसके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट था। अब उसके अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट था, कैसे कॉन्फ्लिक्ट था, वो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। अब जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर को सबसे पहले इंडिया के अंदर आया कैसे, पहले उसकी ज्योग्राफी देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इंडिया के अंदर क्या हुआ, उसको कैसे आया, फिर उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्यों हो रहा है सब कुछ। तो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला, आपको पता है आर्टिकल 370, जिसको अभी अबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, स्पेशल स्टेटस मिला जम्मू एंड कश्मीर को। और इसके अंदर रेगुलरली आप देखोगे कि वायलेंस चलती रहती है। अब 2025 के अंदर ये हुआ था इंडो पाकिस्तान वॉर, तो उसके अंदर भी वायलेंस चलती रहती है, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती रहती है, इसकी वजह से काफ़ी सारे नुकसान होता है इसका। डेवलपमेंटल नहीं होता, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जो कश्मीरी पंडित थे उन्हें वहाँ से कश्मीर वैली से छोड़कर माइग्रेट करके डिस्प्लेस हो गया, यानी कि जबरदस्ती फोर्सफुली उन्हें माइग्रेट करना पड़ा, ठीक है। और उनके पास अब कोई घर वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं रहते। अब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 3 रीजन आता है। सबसे पहला रीजन जम्मू वाला, जम्मू का आता है जो फुट हिल्स है, जहाँ पे मतलब ऐसे एकदम प्लेन एरिया भी है, थोड़ी फुट हिल्स भी है, जिसके अंदर सिर्फ हिंदू है, मुस्लिम है, सिख्स है, और आपको थोड़े बहुत बुद्धिस्ट मिल जाएंगे, और इसके अलावा और भी थोड़े बहुत रिलीजन मिल जाएंगे आपको। देन जो सेकंड रीजन आता है कश्मीर का, कश्मीर के अंदर क्या है, आपको आप कश्मीर मुस्लिम मिलेंगे, थोड़े बहुत हिंदू, सिख्स और बुद्धिस्ट मिल जाएंगे। लद्दाख के अंदर आपको क्या मिलेगा, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम। तो ये मेनली आप देखोगे थोड़ा बहुत मुस्लिम्स का यहाँ पे ज्यादा एरिया आ जाता है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान क्लेम कर रहा था कि हमें ये एरिया दो आप, ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। 1947 से पहले जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था। प्रिंसली स्टेट का आपको पता है क्या होता है, जो एक प्रिंस रूल करता है ब्रिटिश इंडिया के अंदर। सुजारेंटी क्या होती है, जब वो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसकी सुप्रीमेसी मानता है और फिर अपने आप थोड़ा बहुत इंटरनली रूल करता है। तो 1947 से पहले ये क्या था, प्रिंसली स्टेट था। फिर महाराजा हरि सिंह ने इंडिपेंडेंस चाहते थे। जब वो ब्रिटिश चले गए तो महाराजा हरि सिंह जो यहाँ के रूलर थे, वो क्या चाहते थे, इंडिपेंडेंस। वो पाकिस्तान के साथ भी नहीं आना चाहते थे और इंडिया के साथ भी नहीं आना चाहते थे, इंडिपेंडेंस चाहते थे। अब पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा था कि यार यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, अब मेरा मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, तो मैं इसको लूंगा। तो पाकिस्तान ने क्या किया, इसके अंदर ट्राइबल जो लोग थे उनको भेजते ताकि इसको कैप्चर करे। जबकि वहाँ के लोग ना तो अपने आप को पाकिस्तानी मान रहे थे, ठीक है, वो अपने आप को क्या मान रहे थे, कश्मीरीज, ठीक है, कश्मीरीज। उनकी आइडेंटिटी क्या थी, कश्मीरियत, यानी कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस करे, उनकी जो आइडेंटिटी थी वो ही थी कश्मीर, और वो ही कश्मीर के ही लोग थे, वो अपने आप को कश्मीर के लोग मानते थे। ऐसे नहीं बोलते थे यार कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है। पर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, नेशनल
हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये है ना, कोई ऐसे एक रिलीजन को फेवर नहीं करती थी और पाकिस्तान को तो बिल्कुल भी फेवर नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? क्योंकि पाकिस्तान एक ही रिलीजन को फेवर करता था। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि इंडिया के इंटीग्रेशन के अंदर भी इसने रोल निभाया था। इसके लीडर कौन है? शेख अब्दुल्ला, ठीक है। शेख अब्दुल्ला महाराजा को हटाना चाहते थे बट पाकिस्तान को भी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे और ये नेहरू के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। अब वापस कहानी पर आते हैं तो पाकिस्तान ने क्या किया था? ट्राइबल लोगों को छोड़ दिया। अब महाराजा बोल रहे हैं कि ट्राइबल लोग इंडिया यहाँ पे आ गए, मेरे पास तो कोई डिफेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, मैं इसको कंट्रोल कैसे करूंगा? तो महाराजा ने बोला कि यार इंडिया से मैं हेल्प लूंगा। इंडिया बोला हेल्प दूंगा मैं, पर मुझे क्या चाहिए? आप है ना इंडिया के अंदर आओ तो हेल्प दूंगा, वरना मैं ऐसे कैसे हेल्प दूं? तो महाराजा ने बोला ठीक है, मैं इंडिया के अंदर आने के लिए तैयार हूँ, मुझे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन दो, मैं अभी साइन कर दूंगा, बस मुझे मेरा है ना जो देश है, मतलब मेरा जो कश्मीर है उसको सही से आप रखो। तो इंडिया ने वापस उनको भगाया, जो ट्राइबल लोग आए थे। और पाकिस्तान, फिर भी क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल ले लिया था, तो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। फिर बीच में आ गया यूनाइटेड नेशंस। उसने 3 स्टेप, जो 21 अप्रैल है 1948 को, कहाँ पे याद रखना? 21 अप्रैल 1948 सॉरी, 21 अप्रैल 1948। इसके अंदर यूएन ने क्या बोला कि आप 3 चीजें करो, 3 स्टेप्स लो ताकि जो कश्मीर इशू है वो सॉल्व हो जाए। सबसे पहले पाकिस्तान को अपने सारे नेशनलिस्ट जो भी वहाँ पे आए हैं कश्मीर के अंदर उसको बाहर निकालो। इंडिया को अपनी फोर्स कम करो और वहाँ पे प्लेबिसाइट क्या होती है? पब्लिक वोटिंग करो कि कहाँ पे उसको जम्मू एंड कश्मीर को किसके साथ रहना है, ठीक है, और या फिर इंडिपेंडेंट रहना है। पर ये तीनों चीजें नहीं हुई, ठीक है। ना तो पाकिस्तान ने अपने फोर्सेस हटाए, नेशनल्स हटाए, वहाँ के लोग हटाए, और ना ही फिर बाकी सारी चीजें हुई, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन तो साइन हो गया था, तो शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर बन गए जम्मू एंड कश्मीर के मार्च 1948 के अंदर, ठीक है, मार्च 1948 के अंदर। आप ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में क्या हुआ था? यूएन के अंदर आया था वो मैटर, मतलब यूएन ने 3 स्टेप्स सॉल्यूशन दिया था 21 अप्रैल 1948 को। ध्यान रखना 21 अप्रैल 1948 को दिया था यूएन ने क्या? 3 स्टेप सॉल्यूशन। अब इंडिया ने कश्मीर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, तो कश्मीर वाला, जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया को आर्टिकल 370 के अंदर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी, यानी कि वो कुछ चीज़ें अपने ऊपर ही कंट्रोल कर सकता है। और उस टाइम पर चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नहीं थे, उस टाइम क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। अब प्राइम मिनिस्टर क्यों थे? क्योंकि उस टाइम जो आर्टिकल 370 उसके अंदर चीफ मिनिस्टर नहीं बोला जाता था, प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने? हमारे शेख अब्दुल्ला। कौन बने? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ये लीडर थे जम्मू एंड कश्मीर के और इन्होंने ऑटोनॉमी और सेकुलरिज्म को फेवर किया था। पॉपुलर मूवमेंट भी करा था, प्रिंसली रूल के एकदम खिलाफ थे और पाकिस्तान के भी एकदम खिलाफ है क्योंकि ये सेकुलर नहीं है। और इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हेड किया और प्राइम मिनिस्टर बने 1948 के अंदर। 1948 के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर बने आफ्टर ज्वाइनिंग इंडिया। अब यहाँ पे इन्हें, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के साथ थोड़े डिफरेंसेस आ गए, तो 1953 से 1964 तक इन्हें जेल में डाला गया। फिर 1965 से 1968 के अंदर भी इन्हें जेल में डाला गया। फिर चीफ मिनिस्टर बने आफ्टर एग्रीमेंट विद इंदिरा गांधी 1974 के अंदर। ये क्या बने? चीफ मिनिस्टर बने। अब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर क्या है कि अभी भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज चलती है, इंटरनल और एक्सटर्नल रीजंस की वजह से कंट्रोवर्सीज चलती ही रहती है। और पाकिस्तान के जो मैप देखोगे ना उसके अंदर अभी भी वो क्लेम कर रहा है कि कश्मीर यार उसका ही है और अभी भी वो टेररिस्ट अटैक को स्पॉन्सर कर ही रहा है। और जो आप देखोगे कश्मीर, सपोज ये वाला है एरिया कश्मीर, ठीक है, अब यहाँ का जो एरिया ना कश्मीर, इसको बोल रहा है पाकिस्तान के यार ये मेरा है। तो ये पीओके पूरा वर्ल्ड क्या बोल रहा है कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्या है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है। और इसको हम एक और वर्ड बोल देते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। 1947 से ही क्या है, कश्मीर एक इशू चल रहा है और ये जो कश्मीर के लोग हैं और यूनियन गवर्नमेंट है उसके बीच में भी इशू चल रहा है कि यार आर्टिकल 370 रखे ना रखे कैसे हो। तो आपको पता है कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 371 इन दोनों से क्या होता है कि हम जो कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, स्पेशल पावर्स है वो देते हैं स्टेट्स को। अब इसके अंदर आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लाया गया था जिसके अंदर उन्होंने
बोला था कि यार आपको पावर्स मिलेगी, बट यहाँ पे भी दो व्यूज आ जाते हैं। मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि फेवर में पावर के कि ठीक है आर्टिकल 370 रखो, और कुछ लोग बोल रहे हैं यार नहीं है फेवर में, और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि यार आर्टिकल 370 से कुछ ज़्यादा हुआ ही नहीं, अभी तो और चीज़ें करनी बाकी है। तो सबसे पहले जो लोग फेवर में नहीं है, जो जम्मू एंड कश्मीर के बाहर रहने वाले मेजोरिटी में आ जाएंगे, वो बोलते हैं यार कि ये नहीं है इतना अच्छा आर्टिकल, क्योंकि इंडिया से फुल्ली इंटीग्रेट नहीं होने में हेल्प कर रहा, ठीक है, और इसको हटा देना चाहिए ताकि जम्मू एंड कश्मीर वैसे इंडिया का एकदम पार्ट बन जाए। अब जो लोग कश्मीर के अंदर है या फिर जो लोग यहाँ पे अलग सपोर्ट करे, तो वो बोल रहे हैं आर्टिकल 370 इनफ नहीं है, आपको और भी बहुत सारी चीजें करनी है आर्टिकल 370 के साथ में। जैसे उन्होंने बोला है कि यार आपको है ना एक प्लेबिसाइड करना है, ठीक है, जब भी ट्राइबल इन्वेशन नॉर्मल हो जाए, पर अभी देखो अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है, काफी सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अभी भी चल रहे हैं, पर जब भी ये नॉर्मल हो जाए तो आपको प्लेबिसाइड करना है, वो भी नहीं हुआ है। सेकंड बोला कि यार आर्टिकल जो 370 उसके अंदर आपने बोल तो दिया पर उसको प्रैक्टिस में हुआ नहीं, तो उन्हें ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी चाहिए, यानी और ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए। अब थर्ड डिमांड क्या है कि यार जो डेमोक्रेसी जो इंडिया के अंदर हर जगह होती है, वो जम्मू एंड कश्मीर में कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं हो रही। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं कि जो आर्टिकल 370 को फेवर करते हैं उनके भी तीन इश्यूज आ जाते हैं। अब यहाँ पे जब शेख अब्दुल्ला वापस आते हैं, शेख अब्दुल्ला पर उन्होंने क्या किया, वापस प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लाए, ठीक है, जो लोगों के हिसाब से पॉलिसीज लाई, और धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए। बट जो गवर्नमेंट है और जो जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ उनकी जो गवर्नमेंट है, मतलब शेख अब्दुल्ला और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बीच में क्या हुआ, थोड़े डिफरेंसेस आ गए, तो उन्हें हटा दिया गया था 1953 के अंदर, और बहुत सालों तक उन्हें जेल में रखा गया था। फिर लीडरशिप कौन सी आई, उनके बाद में जो भी लीडरशिप आई उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला और ज़्यादा अच्छे से वो काम नहीं कर पाए। अगर सेंटर सपोर्ट नहीं करते तो वो तो काम भी नहीं कर पाते, तो सेंटर ने सपोर्ट किया, तब जो उनके बाद में जो लीडरशिप आई ना उसने काम किया। और इससे क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को लगता है कि मेल प्रैक्टिस हो रही है, इलेक्शंस को अच्छे से नहीं किया जा रहा। तो 1953 से 1974 के अंदर आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि कांग्रेस मेन क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेख अब्दुल्ला नहीं है, कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं है, तो जो भी गवर्नमेंट आ रही है उसको कौन सपोर्ट करेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो करेगी सपोर्ट। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो शेख अब्दुल्ला के बाद में थी, उसके अंदर पावर में तो रही है कांग्रेस के साथ में, फिर धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर ही चली गई है, बट उसके अंदर कोई इतना ज़्यादा पावर नहीं थी। ऐसे हम रियलिटी में देखें ना, उतनी पावर नहीं थी। ठीक है, बहुत सारे अटेम्प्ट हुए ताकि शेख अब्दुल्ला को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में क्या करे, दोनों एग्रीमेंट करे और शेख अब्दुल्ला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थोड़े फेवर में आ जाए। ये बहुत सारे एग्रीमेंट करने की कोशिश की गई। फाइनली क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने एग्रीमेंट किया था 1974 के अंदर। अब 1965 के अंदर क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर ने जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पे आप देखोगे 370 की वजह से, आर्टिकल 370 की वजह से उनका एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता था। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या होता है, जो लीडर होता है वहाँ का, जो प्राइम मिनिस्टर अभी हम बोलते हैं ना इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, उसको पहले जम्मू एंड कश्मीर का भी अलग से प्राइम मिनिस्टर होता है। अब उसको चेंज कर दिया गया चीफ मिनिस्टर के अंदर। कब चेंज किया गया, 1965 के अंदर। ठीक है, और कौन से पहले चीफ मिनिस्टर बने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वो वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर एंड वो वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, शेख अब्दुल्ला। ठीक है, और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन है, गुलाम मोहम्मद शाकिद। ठीक है, ये फर्स्ट क्या है, चीफ मिनिस्टर है। 1974 के अंदर क्या हुआ, एक अग्रीमेंट हुआ जिसकी वजह से जो शेख अब्दुल्ला है वो वापस चीफ मिनिस्टर बन गए और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस लाई और जो मेजॉरिटी जीत गई। ठीक है, और जब वो मरे तब उनके बाद में उनका जो सन है फारूक अब्दुल्ला, वो प्राइम मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर बन गया। फिर जो यहाँ पे बहुत सारे टेंशन चलती है, आपको पता है कश्मीर के अंदर आए दिन इमरजेंसी लगती रहती है। क्यों, तो उस टाइम भी क्या हुआ, इमरजेंसी लग गई, तो फारूक अब्दुल्ला की जो गवर्नमेंट है वो बीच जो मिड टर्म में ही है उसको हटा दिया गया और इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। तो बहुत कम टाइम के लिए क्या हुआ था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आई थी पावर के अंदर। अब यहाँ पे जैसे जैसे बार बार इमरजेंसी लगा दी जा रही है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो ऐसे खुश नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, इसको अपोज कर रहे हैं। अब जो उनका पहले विश्वास था कि यार शेख अब्दुल्ला आ गए हैं, उन्होंने साइन कर दिया है एग्रीमेंट, तो वो अब हटने लग गया था और वो बोल रहे हैं कि ये तो सही नहीं हुआ, कांग्रेस ही हर टाइम आ रही है, कांग्रेस ही सब कुछ कर रही है। 1986 के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है प्लस जो कांग्रेस है, दोनों की अलायंस बनी थी। अलायंस आपको पता है क्या होती है, जब पार्टी साथ में आती है, अगर किसी को मेजोरिटी नहीं मिले तो साथ में आई थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि लोग पहले से सोच रहे थे सिर्फ कांग्रेस सब कुछ कर रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही पूरा इन्फ्लुएंस कर रही है। अब वापस और डिमांड हो गई कि यार सिर्फ कांग्रेस कर रही है, उन्हें ऐसा लगने लगा है कि सिर्फ कांग्रेस ही कर रही है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो तो कुछ भी नहीं कर रही। तो ये कब से हुआ, जब है ना कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस आ गई वापस।
देन 1987 का इलेक्शन होता है। 1987 का इलेक्शन इसी एनवायरनमेंट में होता है जब लोग फेवर ही नहीं करते, तो जो वापस क्या हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस है उनकी अलायंस आ जाती है, क्योंकि और ज़्यादा कोई गवर्नमेंट आपको मिलेगी नहीं, कोई पार्टी आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी नहीं, और वापस कौन चीफ मिनिस्टर बनते हैं, फारूक अब्दुल्ला। ठीक है, फारूक अब्दुल्ला। पर यहाँ पे बोला गया है कि यार जो इलेक्शन इस टाइम हुए थे ना, उसके अंदर लोगों की चॉइस नहीं मिली है, और उनके पास ज़्यादा कोई ऑप्शंस भी नहीं थे, कोई चॉइस भी नहीं मिली है, तो इलेक्शन इतने अच्छे से नहीं हुए हैं। बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट भी हुआ है कि यार इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है सिस्टम, इनएफिशिएंट सिस्टम है, और बहुत ज़्यादा ऐसे बात फीलिंग आई है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के अंदर कि यार उनके चॉइसेस को तो डिटरमाइन, उनके चॉइसेस तो वो बोल ही नहीं रहे। क्या हो रहा है कि लोग, जो गवर्नमेंट है वही सब कुछ कर रही है, उनकी चॉइसेस को की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इसकी वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, जो इंसर्जनीस, यानी कि क्या होता है इंसर्जनी, यानी कि जब कोई है ना आपको अपोज करे, मतलब गवर्नमेंट को अपोज करते हैं लोग, तब उसको बोलते हैं। 1989 के अंदर क्या होता है, जो स्टेट है वो वापस मिलिटेंट मूवमेंट के अंदर आ जाता है, यानी मिलिटेंट है ना आर्म्ड मूवमेंट के अंदर आ जाता है, और वो सेपरेट कश्मीर नेशन डिमांड होती है। यहाँ पे मिलिटेंट्स को सपोर्ट कौन कर रहा था, पाकिस्तान कर रहा था। अभी भी ये सीन चल रहा है, ठीक है, उन्हें मॉरल, मटेरियल एंड मिलिट्री सपोर्ट कौन कर रहा है, पाकिस्तान ही कर रहा है। बहुत टाइम तक जो स्टेट है वापस क्या है, प्रेसिडेंट रूल, यानी कि इमरजेंसी के अंदर रहा था। ठीक है, इमरजेंसी के अंदर रहा था। और यहाँ पे आप देखोगे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, आर्म फोर्सेस का यूज़ हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, और उसको कंट्रोल करने के लिए आर्मी को तो रिक्वायर्ड ही है। फिर असेंबली इलेक्शंस हुए, वापस हुए 1996 के अंदर, जिसके अंदर वापस क्या हुआ, फारूक अब्दुल्ला वापस पावर में आ गए, और फिर भी डिमांड फॉर द रीजनल ऑटोनॉमी अभी भी है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। फिर आते हैं 2002 के इलेक्शंस के बाद, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पहली बार देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस अब मेजोरिटी हार गई, और फिर कौन सी पावर में आई, पीडीपी कांग्रेस अलायंस। यहाँ पे कांग्रेस तो साथ में आएगी, यहाँ पे कोई ना कोई तो साथ में आ रहा है, तो कांग्रेस अलायंस, पीडीपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, और साथ में कांग्रेस आई। तो इसके अंदर क्या था, दोनों पार्टी साथ में आ रहे हैं, तो कुछ थोड़े टाइम के लिए पीडीपी का कोई लीडर रूल करेगा, देन कांग्रेस का कोई लीडर रूल करेगा। तो इसी के हिसाब से क्या हुआ, मुफ्ती मोहम्मद शाहिद, उसने रूल किया गवर्नमेंट को 3 साल के लिए। फिर वापस कौन आया, गुलाम नबी आज़ाद, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से था, इन दोनों ने रूल किया। बट बीच में क्या हुआ था कि ये अपना टर्म ही कंप्लीट नहीं कर पाए थे जो गुलाम नबी आज़ाद है, और फिर वापस प्रेसिडेंट रूल ला दिया गया था जुलाई 2008 के अंदर। जुलाई 2008 के अंदर फिर जुलाई 2008 के अंदर रूल ला दिया, प्रेसिडेंट रूल आ गया, इमरजेंसी इंपोज हो गई। फिर वापस इलेक्शंस हुए 2008 के अंदर, नवंबर दिसंबर के अंदर, वापस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और आईएनसी का कोलिजन आया पावर के अंदर, और कौन चीफ मिनिस्टर बने, ओमर अब्दुल्ला। ठीक है, 2009 के अंदर चीफ मिनिस्टर बने। फिर भी अभी भी क्या होता है, डिस्टर्बेंस तो कंटिन्यू है। अब वापस इलेक्शन होता है 2014 के अंदर, जिसके अंदर हाईएस्ट वोटर टर्नआउट, यानी हाईएस्ट लोग वोट करते हैं इस इलेक्शन के अंदर, तो पीडीपी एंड बीजेपी। अब देखो पहले क्या था, कांग्रेस चल रही थी, अब यहाँ पे क्या हुई, बीजेपी आ गई। क्यों, 2014 के अंदर सेंट्रल में भी बीजेपी थी, उस टाइम पर भी यहाँ पे क्या आ गई, पीडीपी और बीजेपी का कोलिशन आ गया। पीडीपी के मैंने आपको बताया कौन थे लीडर, मुफ्ती मोहम्मद। ठीक है, तो उन्होंने वापस अपनी गवर्नमेंट लाई। अब उनकी डेथ होने के बाद उनकी जो डॉटर है, दैट इज महबूबा मुफ्ती, वो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी थी 2016 के अंदर। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, देन फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन था, देन फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी, और वो कब बनी थी, अप्रैल 2016 के अंदर बनी थी। अब उनकी टेन्योर में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा टेररिज्म हो रहा था, डिस्टर्बेंसेस आ रहे थे, तो जून 2018 के अंदर वापस क्या हुआ, जो प्रेसिडेंट रूल है वो लग गया। क्यों लगा, क्योंकि बीजेपी ने अपना सपोर्ट जो है, उनको जो वोट्स हो रहे हैं, क्योंकि पीडीपी के इतने ज्यादा वोट्स नहीं थे, तो बीजेपी के सपोर्ट से बन रही थी गवर्नमेंट। अब बीजेपी ने अपना सपोर्ट हटा दिया, गवर्नमेंट चली गई, वापस क्या हुआ, प्रेसिडेंट रूल लग गया। तो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था, जो आर्टिकल 370 है उसको हटा दिया गया था। ठीक है, बाय द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंदर। इसके अंदर 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के पास क्या है, अपना खुद का जो लेजिस्लेचर है वो है, लद्दाख के पास अभी नहीं है। अब इसके अंदर हमें क्या पता चलता है कि यार एक रूरल सोसाइटी, यानी यहाँ पे बहुत सारे रीजनल एस्पिरेशंस होते हैं। ठीक है, उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी होते हैं।
पर उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से एड्रेस करेंगे। अब मेन मुद्दा यहाँ पे क्या चलता है कि जो टेररिस्ट है वो चल रहे हैं, ठीक है, टेररिस्ट अभी भी चल रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो लश्कर ताइबान है जो अभी चल रहा है, हम उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट अभी भी ये चीज़ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हो रही है। देन अब हम बात करने वाले हैं द्राविडियन मूवमेंट की। ये कहाँ है, ये है साउथ के अंदर। कहाँ है, साउथ के अंदर। अब पहले क्या था, साउथ के अंदर भी क्या है, एक मूवमेंट चल रहा था, रीजनल एस्पिरेशन चल रहे थे, बट वो बाकी जैसे ये यहाँ पे क्या है, मिलिटेंसी हो रही है, आर्म्ड रिवॉल्यूशन हो रहा है, वैसे यहाँ पे कुछ नहीं था। यहाँ पे डेमोक्रेटिक मीन से रिजॉल्व करा गया है। अब यहाँ पे एक पॉपुलर स्लोगन है, वड़कू वाजी वाज किरदू, ठीक है, तेरुकू तले कुर्दू। सॉरी अगर मैंने कुछ गलत प्रोनाउंस किया, बट यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि जब नॉर्थ आगे बढ़ रहा है तो साउथ क्या है, डिके हो रहा है। मतलब साउथ भले डिके हो, साउथ भले खराब, उनका डेवलपमेंट कम हो, पर नॉर्थ का होना चाहिए। तो ये पॉपुलर स्लोगन थी ताकि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो साउथ है, उनके लोगों को क्या साथ में ला सके, ताकि वो है ना अपनी अलग एक कंट्री बना सके। ये एक इनका मेन मोटिव था। अब यहाँ पे रीजनल मूवमेंट था और इसको हम क्या बोलते हैं, द्राविडियन मूवमेंट, ठीक है। द्राविडियन मूवमेंट ये अभी नहीं है, बहुत पहले था, ठीक है। फर्स्ट रीजनल मूवमेंट था इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर। और कुछ लोग बोलते थे यार कि एक अलग से हम साउथ का जो है ना द्राविड़ा नेशन वो अलग से बनाएंगे, बट इसके अंदर आर्म्स रिबेलियन नहीं हुआ, डेमोक्रेटिक मीन्स हुई यूज, ठीक है, पब्लिक डिबेट्स हुई, जो इलेक्शन है उसके अंदर आ गए। तो इसके अंदर क्या हुआ कि यार इसकी बातों को सुना गया, ऐसा कोई आर्मी रूल वगैरह ऐसा कुछ नहीं लाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस आ जाती है द्राविडर कजाकम। ये एक पार्टी थी जो किसकी वजह से बनी थी, द्राविडियन मूवमेंट की वजह से बनी थी। और इसके कौन लीडर थे, ईवी रामास्वामी नायकर, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरियार, ठीक है, जो रिस्पेक्टेड है। और ये तमिल से थे। और इसके अंदर क्या होता था, बहुत सारी चीज़ हुई थी। सबसे पहली चीज़ क्या है कि ब्राह्मण्स के जो डोमिनेशन उसको हटाएंगे। सेकंड चीज़ कि हमें रीजनल प्राइड लेने की ज़रूरत है, ठीक है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चर डोमिनेशन जो नॉर्थ हमारे ऊपर कर रहा है उसको हमें नहीं करना देना है और रीजनल प्राइड लेनी है, ठीक है। पहले क्या था कि पूरे साउथ इंडिया के अंदर चल रहा था, बट क्योंकि बाकी सिर्फ तमिलनाडु से सपोर्ट मिला, बाकी हर जगह सपोर्ट ही नहीं मिला, तो ये क्या है, सिर्फ तमिलनाडु के अंदर ही सक्सेसफुल ज़्यादा हुआ। पर धीरे धीरे क्या हुआ, तो डी के है, ठीक है, द्राविडर कजाकम, वो स्प्लिट हो गए किसके अंदर, द्राविड्र मुनित्र कजाकम, जिसको इसकी लेगेसी मिली। लेगेसी यानी कि जिसको इसका मेन आगे वाला जो है ना, नेक्स्ट जो है चीज़ वो ये बनी। देन इसके बाद में क्या हुआ था, इसकी डिमांड क्या थी, इन्होंने तीन चीज़ें बोली थी, ठीक है, तीन चीज़ें बोली थी। सबसे पहला तो क्या था, एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है कल्लाकुड़ी। उस मतलब ओरिजिनल नेम कल्लाकुड़ी है, बट उसको रीनेम कर दिया गया था दलमियापुरम में, ठीक है, जो एक इंडस्ट्रियल हाउस है नॉर्थ के अंदर। तो उसको नाम चेंज करने की मेन डिमांड थी, ठीक है, ताकि जो नॉर्थ एंड ये आप सोच रहे हो सिर्फ एक रेलवे स्टेशन के नाम से हो रहा है, बट एक्चुअल में इनका मोटिव क्या था, जो नॉर्थ इंडिया है ना उसके इकोनॉमिकल और कल्चर सिंबल्स को हटाने की। अब यहाँ पे सेकंड डिमांड क्या थी कि जो तमिल हिस्ट्री उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाए, ठीक है, स्कूल के अंदर। थर्ड डिमांड क्या थी कि यार हमें जो क्राफ्ट, एक उस टाइम क्या था, क्राफ्ट एजुकेशन स्कीम आई थी स्टेट गवर्नमेंट के लिए, उसके अंदर क्या था कि यार हम ब्राह्मण्स को थोड़ा ज़्यादा वेटेज दे रहे थे, तो उसके अंदर बोला था यार ब्राह्मण्स के ऊपर ज़्यादा दे रहे हैं तो उसको हटाओ, ठीक है। और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने से एकदम अगेंस्ट थे, ठीक है, जो डीएमके है, द्राविड्र मुनित्र कजाकम। और इसकी वजह से इन्हें सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी तो हिंदी की वजह से ही मिली, एंटी हिंदी प्रोटेस्ट की वजह से ही मिली थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये लंबे टाइम तक इनके इलेक्शंस हुए और बहुत ज़्यादा अभी भी डोमिनेट करती है तमिलनाडु के अंदर। अब जो डीएमके है, आफ्टर द लीडर जो सी अन्नदुरी है, ठीक है, उनके मरने के बाद में क्या था, डीएमके एक और में कन्वर्ट हो गई। डीएमके किसके अंदर हो गई, ठीक है, डीएमके एक तो डीएमके स्प्लिटेड इनटू डीएमके, एक तो डीएमके है, देन AIADMK, ठीक है, ये क्या है, ऑल इंडिया अन्ना द्राविड्र मुनित्र कजाकम, ये है AIADMK। और एक तो डीएमके ही रही। अभी दोनों ही क्लेम करते हैं कि हम ही ओरिजिनल डीएमके थे, ठीक है, दोनों ही पार्टी से क्लेम करते हैं और दोनों ही रूल कर रही है। कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर। आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु के अंदर इनका मेन रूल है। और कई बार सेंटर के अंदर क्या है, कोलिजन बनाने में भी हेल्प करती है। अब यहाँ पे बहुत सारी और भी द्राविड्र जो पार्टीज है वो आगे, जैसे आप देखोगे पटली, मक्कल, कच्ची, ठीक है, देन
मरमल कर्ची द्राविद्र मुनित्र कजाकम, ठीक है, देसिया मोरपुक्को द्राविद्र कजाकम, ठीक है, ये सारी पार्टीज बोलती है यार कि हम है ओरिजिनल लीगे से हम इनहेरिट करेंगे, और तमिलनाडु के अंदर इनका बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। पहले हम बोल रहे थे यार कि इंडिया के जो नेशनलिज्म है उसको थ्रेटन है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है कि यार रीजनलिज्म और नेशनलिज्म को आप साथ में कैसे ला सकते हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है ये। अब हम बात करने वाले हैं कुछ हमारे लीडर्स की। ईवी रामास्वामी नायकर, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरियार। पेरियार यानी जो रिस्पेक्टेड है, और इन्होंने एथिज्म को सपोर्ट करा था। एथिज्म क्या होता है, जो रिलीजन के अंदर बिलीव नहीं करते, और एंटी कास्ट स्ट्रगल, और क्या है, जो ब्राह्मण को उनको अपोज किया था, और उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लाया था 1925 के अंदर। पहले कहते हैं कांग्रेस के अंदर काम कर रहे थे, फिर उन्होंने अपना खुद का अलग से बना दिया, और इन्होंने जस्टिस पार्टी के अंदर भी काम किया, फिर द्राविद्र कजागम को इन्होंने फाउंड किया, ठीक है। हिंदी को अपोज कर रहे थे, डोमिनेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया को अपोज कर रहे थे, और ब्राह्मण्स को और जो नॉर्थ इंडिया है उसको आर्यंस बोल रहे थे, ठीक है। तो ओरिजिनल ये बोल रहे थे, ओरिजिनल लोग हैं इंडिया के वो है साउथ वाले, और जो नॉर्थ वाले हैं वो आर्यंस हैं। अब हम बात करने वाले हैं पंजाब के बारे में। तो पंजाब के अंदर भी काफी सारी चीज हुई है। आपने बहुत बार सुन रखा होगा खालिस्तानी मूवमेंट, अभी रिसेंटली आया था, ठीक है, कनाडा के अंदर। तो उसके अंदर खालिस्तानी क्या है, ठीक है, वो मूवमेंट कैसे हुआ, वो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। पहले क्या था कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था, ठीक है, उसने स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर लिया था, बहुत फटाफट हो गया था। पर जो पंजाब है उसको बहुत बाद में 1966 के अंदर अच्छे से रीऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेट्स को 1950s के अंदर हो गया था, बट पंजाब को बहुत बाद में हुआ था। पंजाब से एक तो हरियाणा अलग हुआ, एक हिमाचल अलग हुआ, तो ये दो स्टेट्स अलग हुए थे। अब यहाँ पे 1920 के अंदर एक ग्रुप फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं अकाली दल। क्या बोलते हैं, अकाली दल, जो सिक्स का एक पॉलिटिकल विंग था, जिसके अंदर एक पंजाबी सूबा यानी जो जहाँ पे पंजाबी का डोमिनेशन है उसको लाने की डिमांड हुई थी। और वहां पे पंजाब के अंदर आप देखोगे 6 आर द मेजोरिटी, 6 मेजोरिटी में है। तो क्या है, यहाँ पे 6 की एक होमोजीनिटी, यानी 6 सिर्फ 6 हो वैसे ही बनाने की डिमांड हुई थी। रीऑर्गेनाइजेशन यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने रीऑर्गेनाइज कर लिया, तो अकाली दल पावर में आ गया। मतलब पंजाब के अंदर तो मेजोरिटी 6 है और ये 6 को फेवर कर रहा है, तो ये पावर में आ गए 1967 और 1977 के अंदर। बट उसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या थी कि यार इनकी जो गवर्नमेंट है उसको बीच में ही डिसमिस कर दिया जाता था, और इनकी कोलिशन गवर्नमेंट बनती थी, इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था, ठीक है। 6 के अंदर भी बहुत ज़्यादा कास्ट होती है, तो उनको उसमें भी सपोर्ट नहीं मिलता था, ठीक है। और हिंदूज के अंदर तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। और एक और चीज़ क्या थी, जो कांग्रेस है उसको हर जगह से सपोर्ट मिल रहा था। तो ये 4 चीजें इनको लगी यार कि हम बीच में ही अब पूरी पावर होल्ड ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो 1970s के अंदर इन्होंने पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की डिमांड की, यानी मुझे हमें अलग से पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहिए, और इन्होंने अनंतपुर साहिब के अंदर क्या किया था, रिजोल्यूशन पास किया था 1973 के अंदर। ध्यान रखना 1973 के अंदर अनंतपुर साहिब के अंदर किया था। इसके अंदर इन्होंने बोला था कि हमें ज़्यादा रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए, ठीक है, हमें जो सेंटर स्टेट रिलेशन है उसको रिडिफाइन करना है, और हमें सिख क्वाम बनाना है। सिख क्वाम क्या होता है कि यार मैं एक सिख का नेशंस बनाना चाहती हूँ, और मुझे क्या करना है, बोलबाला करना है। बोलबाला यानी कि एक सिर्फ सिक्स ही होने चाहिए और कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ सिक्स का डोमिनेशन होना चाहिए। ये कुछ डिमांड्स थी इनकी। कहाँ पे पास हुई थी, अनंतपुर साहिब रिजोल्यूशन के अंदर 1973 के अंदर वहाँ पे पास हुई थी, और वहाँ पे उनकी डिमांड थी। अब यहाँ पे जो वहाँ के जो सिक्स है उनके तो इतने ज़्यादा वो बोल रहे थे कि हाँ इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है उन्हें, अकाली दल को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने क्या किया था, दूसरा मुद्दा उठाया, जो रिवर वाटर शेयरिंग है उसका मुद्दा उठाया पंजाब और उनके जो आस पास रीजन है। लेकिन पंजाब से आपको पता है कि 5 रिवर्स जाती हैं, तो उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो कौन सा कितना स्टेट कौन सा कितना पानी लेगा, उसके ऊपर सवाल उठाया था। अब कुछ जहाँ पे इनके अंदर भी कुछ और थे, अकाली दल के अंदर भी, वो बोल रहे थे कि हमें सिक्स के लिए अलग नेशन बनाना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर आपके कुछ लीडर्स आ जाते हैं, जैसे मास्टर तारा सिंह, ठीक है। मास्टर तारा सिंह क्या है, सिख रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर है, और इन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई थी, और ये अकाली मूवमेंट के भी लीडर हैं, और उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट किया था। ध्यान रखना, फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट किया था, पर कांग्रेस को अपोज किया था। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मुस्लिम से ही नेगोशिएशन कर रही थी, सिक्स के ऊपर ज़्यादा वेटेज नहीं दे रही थी, और ये सीनियर मोस्ट एडवोकेट है ताकि सेपरेट जो पंजाब स्टेट है वो बने। सेकंड आ जाते हैं हमारे संत हरचंद सिंह लोंगवाल, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जो प्राइम मिनिस्टर अजय गांधी है उन्होंने ही इनके साथ क्या किया था, एग्रीमेंट साइन किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, सारी जो अकाली दल है ये हट गया। अब यहाँ पे पॉलिटिकल करियर इन्होंने अकाली लीडर की तरह शुरू किया था, एक सिख पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर थे, और अकाली दल के प्रेसिडेंट बने थे 1980 के अंदर, ठीक है। और इनको क्योंकि इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था राजीव गांधी के अंदर, तो जो अकाली दल के हैं
या फिर जो सिख है कम्युनिटी, उनके ही एक यूथ ने इन्हें मार दिया। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर मैंने बोला ना कि अकाली दल थोड़े बहुत अपना व्यू पॉइंट चेंज कर लेते उन्होंने, पर फिर क्या हुआ, जो अकाली दल है उनकी जो नेक्स्ट जो लीडर है वो एक्सट्रीम एलिमेंट्स के अंदर आ गए, मतलब जो एकदम एक्सट्रीमली चाहते हैं कि यार हमें पंजाबी के लिए अलग से स्टेट लाना है, तो उन्होंने आर्म्ड जो रिबेलियन है उसको शुरू कर दिया। और उन्होंने एक बेस तो चाहिए यार, तो उन्होंने गोल्डन टेम्पल को अपना बेस बना लिया। उन्हें आर्म्ड एक जो होता है ना एक आर्म्ड प्लेस वहाँ पे लगा दिया, एक आर्म्ड फोर्ट्रेस जहाँ पे है ना एकदम अच्छे से आप वो कंट्रोल कर सको, ठीक है, गार्ड कर सकते हो, जहाँ से आप पूरी जो मिलिट्री है उसको, मतलब मिलिट्री नहीं बट आर्म जो इंसर्जेंट्स है उसको कर सको। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या होता है, कोड नेम है, ताकि जो आर्मी एक्शन है वो गोल्डन टेम्पल के अंदर किया जा सके। ये कब हुआ था, जून 1984 के अंदर हुआ था, जिसकी वजह से जो गोल्डन टेम्पल है उससे बाहर तो निकाल दिया हमने सारे मिलिटेंट्स, बट क्या हुआ, उसको थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय कर दिया, वो थोड़ा बहुत डैमेज हुआ, उसको वापस रिपेयर कर दिया गया था, बट उसको थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था। तो जो सिक्स के जो सेंटिमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए, तो उन्होंने बोला यार कि हमारे जो रिलीजन उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है, इसकी वजह से वापस क्या हुआ, मिलिटेंट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आए और उन्होंने जो इंदिरा गांधी है उसको असेसिन कर दिया। असेसिन यानी जो पॉलिटिकल रीजन से किसी को मारना होता है। कब हुआ था, अक्टूबर 31 1984, अक्टूबर 31 1984 के अंदर हुआ था ये। अब इसके अंदर क्योंकि इंदिरा गांधी फेमस रूलर थी, फेमस लीडर थी, तो उनके मतलब उन्हें अगर मार दिया गया तो बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट ऑब्वियसली होगा, बहुत ज़्यादा क्या हुआ है जो रिबेलियन है वो तो होगा। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत सारे क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा सिख्स को मारा गया था, ठीक है। काफ़ी सारे सिक्स फैमिलीज ने अपने जो है ना मेल मेंबर्स उन्हें खो दिया, तो इमोशनल हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ था। और फिर भी गवर्नमेंट ने ऐसा खास नहीं किया, अपॉलॉजी इशू नहीं करी। 2005 के अंदर ही आखिरकार जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने अपना रिग्रेट खोला और नेशन से अपोलोजाइज किया कि यार इतना सब कुछ हुआ है सिख कम्युनिटी के साथ। अब जैसे ही पावर में आई ना, जैसे ही इलेक्शंस हुए 1984 के अंदर, तो नया प्राइम मिनिस्टर आया था। कौन आया था, राजीव गांधी। उन्होंने अकाली जो लीडर्स हैं उनके साथ डायलॉग करना शुरू कर दिया। तो फाइनली जुलाई 1985 के अंदर उन्होंने हर्षचंद सिंह लोंगोवाल, जो उस टाइम के थे अकाली दल के प्रेसिडेंट थे, उनके साथ एग्रीमेंट किया और उसको हम राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड बोलते हैं या फिर पंजाबी अकॉर्ड बोलते हैं, पंजाब अकॉर्ड, जिसके अंदर क्या था, क्या नॉर्मल हो जाए। पंजाब उस टाइम क्या था, बहुत ज़्यादा इनस्टेबल चल रहा था, तो नॉर्मल फंक्शनिंग हो सके पंजाब के अंदर, ये था उसके अंदर। तो सबसे पहले डिमांड्स क्या थी और उसको फुलफिल क्या क्या किया। चंडीगढ़ को हमने सबसे पहले पंजाब को ट्रांसफर कर दिया, और फिर क्या एक सेपरेट, क्योंकि उस टाइम क्या थे बॉर्डर इश्यूज काफ़ी सारे चल रहे थे हरियाणा और पंजाब के अंदर, उसको रिजॉल्व करने के लिए एक कमीशन स्थापित हुआ। देन एक और कमीशन स्थापित हुआ, एक ट्रिब्यूनल बोल सकते हो, जो वाटर इश्यू है उसको देखेगा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में। और इसके अंदर आप देखोगे कि एक और चीज़ थी कि यार जो भी लॉस हुआ है ना, जो भी फैमिलीज को, उसको हम क्या देंगे, कंपनसेशन देंगे और बेटर ट्रीटमेंट होगा। और जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट एफ्सपा जो पंजाब के अंदर लागू किया था, जिसके अंदर आर्म्ड फोर्सेस उसको काफ़ी ज़्यादा पावर दे दी गई थी, उसको हटाने की बात हुई। पर ऐसे आप देखोगे अचानक से यार एकदम पीस लाना पॉसिबल नहीं है, तो बहुत टाइम लग गया इसको पीस आने में, बहुत सारे डिकेड्स लग गए, क्योंकि मिलिटेंट्स और जो है ना आप देखोगे उस टाइम इंसर्जेंट्स जो आर्म रिवॉल्यूशन वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, ठीक है। पुलिस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा था, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे थे, ठीक है। अकाली दल बार बार टूट रहा था, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रेसिडेंट रूल है उसको ला दिया गया था। नॉर्मल जो इलेक्शंस हुए थे, पॉलिटिकल प्रोसेसेस उस टाइम हटा दिए गए थे। प्रेसिडेंट रूल यानी कि इमरजेंसी, याद रखना वो, तो उसके अंदर क्या था, इलेक्शंस को हटा दिया गया था और वापस सेम वैसे मतलब नॉर्मल सिचुएशन आना इतना ईजी नहीं था। जब इलेक्शंस हुए थे 1992 के अंदर, बहुत ही कम लोग आए थे वोट करने के लिए, तो उसके अंदर क्या था, इतना अच्छा वोटिंग टर्नआउट आपको नहीं मिला। बहुत सारे लॉसेस भी हुए थे, हिंदू के अंदर भी हुए थे, जो सिख्स है उनके अंदर भी लॉस हुए थे। पीस पंजाब के अंदर 1990s के बीच में यानी कि 1995 के अराउंड क्या आई थी, पीस आई थी, जिसके अंदर क्या था, जो अकाली दल है और बीजेपी है उन दोनों ने साथ में रहा था, क्या है, इलेक्शन विक्ट्री ली थी 1997 के अंदर। तभी क्या हुआ, फर्स्ट नॉर्मल इलेक्शंस हुए थे। फर्स्ट नॉर्मल इलेक्शंस कब हुए थे पंजाब के अंदर, जब अकाली दल है और बीजेपी है उन्होंने साथ में आई और 1997 के अंदर इलेक्शंस के अंदर जीती वो। फिर धीरे धीरे आप देखोगे वापस एक क्वेश्चन आ जाता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, पर अभी काफ़ी अच्छा से ये पंजाब वर्क कर रहा है, पंजाब स्टेट काफ़ी स्टेबल है अभी।
अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। तो नॉर्थ ईस्ट अभी 8 स्टेट्स है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर 8 स्टेट्स है। हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं ना, तो 7 सिस्टर्स है, ठीक है, पर उसका एक ब्रदर भी है। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि भाई ना हो, सिर्फ 7 बहनें हो। तो 7 सिस्टर प्लस 1 ब्रदर है। ब्रदर कौन है? सिक्किम। और 7 सिस्टर्स कौन है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ठीक है, ये 7 सिस्टर्स हैं। और इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, बट एरिया काफी ज्यादा है, ठीक है। और जब आप देखोगे ना, यहाँ पे एक मैप देखो, ये मैप है, तो यहाँ पे ये बहुत ही छोटा सा कॉरिडोर है यहाँ से, ठीक है, इससे 22 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंडिया का जो रीजन है, मतलब इंडिया जो बाकी सारा इंडिया है, वो इससे कनेक्ट हो सकता है। बहुत ही कम डिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या है, आइसोलेशन है, ठीक है, इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है और इतना ज़्यादा क्या है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बट ये देखोगे आप कि यहाँ पे ये किसको कनेक्ट करता है? सबसे पहले यहाँ पे चाइना को कनेक्ट करेगा, ठीक है, भूटान को कनेक्ट करेगा, म्यांमार को कनेक्ट करेगा, बांग्लादेश को कनेक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नेपाल आ जाएगा सिक्किम के अंदर, उसको कनेक्ट करेगा। तो अलग अलग देश को ये इंडिया के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। साउथ ईस्ट जो एशिया है उसको काफी ज्यादा ये कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे जो त्रिपुरा है, मणिपुर और खासी हिल्स, याद रखना सिर्फ 3 ही जगह है और 3 ही चीजें हैं जो प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया के अंदर, जो इंडिया के अंदर मर्ज हुए, इन्होंने ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन किया था। अब यहाँ पे जो नागालैंड है, जो मणिपुर है, जो त्रिपुरा है, जो मेघालय है, जो मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश, ये बाद में क्रिएट हुए, पहले ये नहीं थे। नागालैंड कब हुआ? 1963 में हुआ था। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय कब हुए? 1972 के अंदर हुए थे। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश कब हुआ? 1987 के अंदर हुआ था। तो ये आपको जो ईयर है वो याद रखने हैं। अब यहाँ पे क्या है, इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा। और यहाँ पे क्या है, जो कई बार होता है कि सपोज अगर आपको एक झगड़ा चल रहा है और पड़ोसन आकर वापस और भड़का देती है, तो इंडिया के अंदर भी ये हुआ है कि यहाँ पे पहले से ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, बट फिर भी क्या हुआ, और जो पास के जो रीजन है, पास के जो नेबर्स है, उन्होंने और ज्यादा भड़का दिए। एंड सेकंड चीज यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है 1971 के अंदर वॉर हुई थी बांग्लादेश के अंदर, तो उसके अंदर से काफी सारे क्या है, जो माइग्रेंट्स है वो इंडिया आ गए थे। तो वहां पे भी क्या हुआ है, उसके लिए भी जो है मूवमेंट चल रहा है, और उसको हम क्या बोलेंगे, मूवमेंट्स अगेंस्ट आउटसाइडर। तो 3 यहाँ पे मेजर क्या चल रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज है। सबसे पहला डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, ठीक है, सेकंड इज जो हमारे सेक्शनिस्ट मूवमेंट है, थर्ड वन इज मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स। अब डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, तो देखो पहले क्या था, पूरा एरिया ना आसाम के अंदर आता था, ठीक है, त्रिपुरा और मणिपुर को छोड़ के बाकी सब कुछ जगह आसाम के अंदर आता था। तो आसामीज लैंग्वेज डाली जा रही थी। अब क्योंकि वहाँ के जो अलग अलग रीजन, उनके अलग अलग लैंग्वेजेस है, तो उसको अपोज किया गया ऑब्वियसली, ठीक है। तो और जो इंडिया ट्राइबल यूनियन है, इंडिया ट्राइबल यूनियन आया, जो बाद में क्या हुआ ना, ऑल पार्टी हिल लीडर कॉन्फ्रेंस 1960 के अंदर ही बना था। इसने बोला था यार कि एक ट्राइबल स्टेट आप क्रिएट करो। तो धीरे धीरे बहुत सारे स्टेट्स क्रिएट हुए, एक नहीं हुआ, बहुत सारे स्टेट्स क्रिएट हुए। मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा एंड मणिपुर को पहले क्या थे, स्टेट्स नहीं थे, पर धीरे धीरे उन्हें पूरा स्टेट के अंदर बना दिया था। 1972 के अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट था, पूरा रीऑर्गेनाइजेशन हो गया था, पूरे स्टेट्स क्रिएट हो गए थे। बट अभी भी और डिमांड्स है, ऐसा नहीं है डिमांड सारी खत्म हो गई, अभी भी डिमांड्स है, ठीक है। जो कुछ कम्युनिटीज है, बोडोस, कार्बिया, दिमासास, वो अभी भी अपना अलग स्टेट चाहते हैं। पर एक नया स्टेट बनाना इज नॉट ईजी, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी चाहिए आपको, ठीक है, सारे फंक्शनिंग चाहिए, तो इतना ईजी नहीं है। तो उन्हें क्या दिया है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर ऑटोनॉमी दी है, ठीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर ऑटोनॉमी किसे दी है, कार्बिस एंड जो दिमास है। अब बोडो को क्या है, ऑटोनॉमस काउंसिल भी दी गई। तो कुछ हद तक और मैक्सिमम हद तक हमने क्या किया, ऑटोनॉमी की डिमांड को सॉल्व कर दिया है। पर अब अगर सेक्शनिस्ट मूवमेंट आ जाता है, यानी कि अगर ऑटोनॉमी तो फिर तो हम रिजॉल्व कर सकते हैं, पर अगर वो अपनी अलग नेशन बनाना चाहता है, ठीक है, तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करें, उसको रिजॉल्व करना इतने ईजी नहीं है। तो एटलीस्ट 2 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर हमें क्या मिला, सेक्शनिस्ट मूवमेंट मिला, यानी अपना नया नेशन बनाने की डिमांड मिली। इसके अंदर हम मिजोरम और नागालैंड की बात करेंगे। मिजोरम के अंदर क्या था, मिजो हिल्स, एक आसाम के अंदर एक रीजन था जो ऑटोनोमस था, ऑटोनोमस यानी जो इंडिपेंडेंट था, एक डिस्ट्रिक्ट थी। तो वो बोल रहे थे यार कि मिजो के जो लोग हैं वो बोल रहे थे यार कि हम तो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट ही नहीं थे, तो हम इंडिया का पार्ट कैसे हुए, तो हम इंडिया का पार्ट भी नहीं है। तो 1959 के अंदर फेमाइन आई। अब वहां पे फेमाइन आई थी मिजो हिल्स के अंदर, और आसाम गवर्नमेंट ने इतना कुछ एक्शन नहीं दिया, इतना कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या है, उनके जो सेंटिमेंट्स वो हट हो गए। तो उन्होंने मिजो नेशनल फ्रंट ये लाई थी, जिसको कौन हैंडल कर रहा था, जिसका कौन लीडर था, लालडेंगा, ठीक है। और 1966 के अंदर MNF ने अपना आर्म्ड रिवोल्यूशन शुरू हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, आर्म्ड यानी कि जो वेपन्स का यूज है वो हुआ था। अब यहाँ पे क्या है
कि जो गुरिल्ला वारफेयर है, गुरिल्ला वारफेयर यानी छुप छुप के वार करना, ठीक है, कहीं से आपको पता नहीं चलता, गुरिल्ला वारफेयर को कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब उसको सपोर्ट कहाँ से मिला था? जब भी मैंने बोला ना कि यार आपके अगर घर में लड़ाई हो रही है तो नेबर आएगा और आग में घी डालेगा, तो आग में घी डालने का काम किसने किया? पाकिस्तान ने किया, ऑब्वियसली करता है यार वो। तो उस टाइम क्या था, 1971 के सेम 1971 के अंदर बांग्लादेश क्रिएट हुआ था, हमने पढ़ा था। अब बांग्लादेश क्रिएट नहीं हुआ था, उससे पहले क्या था, वो ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट था, ईस्ट पाकिस्तान था। तो वहां पे जो पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करी थी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो भी मूवमेंट्स हो रहे थे और जो वहाँ के लीडर्स है उन्हें शेल्टर मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, इंडियन आर्मी ने उसको वापस काउंटर किया, ऐसा नहीं है नहीं किया, ठीक है। और उसके वो वापस क्या हुए, जो कॉमन पीपल है वो उनको इतना अच्छा नहीं लगा और उन्हें कई बार ऐसा बताया गया है कि जो कॉमन पीपल है उनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था इसके अंदर, ऑब्वियसली होता ही है कई बार। मतलब उसके बाद में क्या हुआ था, जो एयरफोर्स है, ठीक है, एयरफोर्स का यूज हुआ और उसकी वजह से क्या होता है, जो कॉमन पीपल है उसने और ज्यादा अपोज किया इंडिया के अंदर, तो 20 साल तक क्या है चलता रहा। अब इसके अंदर जो वहाँ के नॉर्थ ईस्ट वाले हैं वो भी सफर करे, ठीक है, इंडिया के जो आर्मी है उन्होंने भी सफर किया, दोनों तरफ से सफरिंग तो हुई। जब भी ऐसा कुछ होता है ना, सफरिंग दोनों तरफ से होती है। फिर क्या हुआ, लालडेंगा ने वापस आया, इंडिया के अंदर नेगोशिएशन करे और राजीव गांधी के साथ साइन किया, ठीक है। और उसके अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, जो मिजोरम अकॉर्ड है, 1986 के अंदर साइन हुआ था, जिसके अंदर मिजोरम को फुल स्टेटहुड मिल गई, ठीक है, स्पेशल पावर्स भी मिली और इन्होंने जो अपना ये नई कंट्री बनाने का चीज़ है उसको हटा दिया और लालडेंगा क्या बना, चीफ मिनिस्टर बना, ठीक है। पीस आई और लिटरेसी और डेवलपमेंट आई। अब नागालैंड की बात करें तो नागालैंड बहुत पहले शुरू हो गया था, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मिजोरम से ही पहले शुरू हो गया था, ठीक है। 1951 के अंदर आंगमी जापू फिंजो इन्होंने एक इंडिपेंडेंस के लिए डिमांड की थी और सारे जो ऑफर्स है नेगोशिएशन के वो हटा दिए गए थे। अभी भी यहाँ पे स्ट्रगल हो रहा है। नागा नेशनल काउंसिल बनी थी जो उन्होंने ये स्ट्रगल शुरू किया था, ठीक है। और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ कुछ जो है ना यहाँ के जो लीडर्स है उन्होंने साइन कर दिया, कुछ नहीं किया, तो अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अभी भी यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी यहाँ पे क्या है इतना ज़्यादा जो सॉल्यूशन है वो नहीं हुआ है। अब लालडेंगा क्या है, मिजो नेशनल फ्रंट के फाउंडर हैं, ठीक है। फेमाइन जब हुई थी 1959 के अंदर तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो यार इन्होंने लगा है कि हमारे कुछ डिमांड हुई नहीं है, तो इन्होंने आर्म रिवोल्यूशन शुरू हो गया। फिर 1986 के अंदर राजीव गांधी के साथ एग्रीमेंट किया और ये क्या बने, चीफ मिनिस्टर बन गए। अब आंगमी साओपू फिंजो, ठीक है, ये क्या थे, नागालैंड के अंदर एक लीडर थे मूवमेंट के अंदर, नागा नेशनल काउंसिल के अंदर प्रेसिडेंट थे और इन्होंने अपनी जो लास्ट टिकट्स है वो यूके के अंदर लाए थे, अंडरग्राउंड चले गए थे, पाकिस्तान के साथ ईस्ट पाकिस्तान के अंदर रहे थे और आर्म्ड स्ट्रगल शुरू कर दिया था इंडिया गवर्नमेंट के साथ। अब थर्ड जो डिमांड आती है वो आ जाती है मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर, आउटसाइडर्स के अगेंस्ट मूवमेंट, यानी कि क्या होता है उस टाइम आपको पता है बहुत सारे माइग्रेंट्स आए थे, तो अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर मतलब आप सोचो कि आपके घर के अंदर सब रहने आ जाए तो आप कहाँ रहोगे, ठीक है। तो वही डिमांड चल रही थी नॉर्थ ईस्ट के अंदर, सारे लोग यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे, हमारी तो पॉपुलेशन माइनॉरिटी के अंदर चली जाएगी, तो और हमारे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, हमारे लैंड पर कब्जा हो रहा है, ठीक है, हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और पॉलिटिकल पावर पर कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो यार ये तो नहीं हो सकता। तो हमने जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उन्होंने पॉलिटिकल एंड वायलेंस जो फॉर्म से उसको करना शुरू कर दिया। आसाम के अंदर एक मूवमेंट हुआ था आउटसाइडर्स के अगेंस्ट 1979 से 1985 के अंदर, और जो भी इलीगल बंगाली मुस्लिम है, और कौन आएगा, देखो यहाँ से पूरा माउंटेन वाले एरिया है, देखो ये है क्या है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे पूरा माउंटेन, यहाँ से कोई नहीं आएगा। जो बांग्लादेश है वहाँ पे क्या है वार चल रहा है, तो वहां से आएंगे ऑब्वियसली, तो वहां पे आकर क्या होंगे, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ जाएंगे। अभी भी बहुत सारे इलीगल क्या है जो माइग्रेंट्स है वो आ रहे हैं। अब उनको अगेंस्ट था यार, बंगाल जो बांग्लादेश वहां से क्यों आ रहे हैं, तो क्योंकि वहां से अगर आ जाएंगे तो आसाम के अंदर क्या होगा, ठीक है, रिसोर्सेज कम होंगे, ठीक है, आसाम के अंदर पॉवर्टी आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, और जो वहाँ के रिसोर्सेज है वहाँ पे रिसोर्सेज तो काफी है पर वो लोकल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो आसाम के अंदर आ रहा है, और ऐसा ना हो कभी कि बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं वो तो मेजॉरिटी में रहे और जो वहाँ के खुद के लोग हैं वो माइनॉरिटी के अंदर बन जाए। तो इसकी वजह से ऑल आसाम जो स्टूडेंट यूनियन है वो लाया, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं करता, और इन्होंने क्या बोला कि यार जो भी आउटसाइडर आए हैं उन्हें हटाओ, उन्हें बाहर निकालो, 1951 से पहले उन्हें बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। और जो बंगालीज है या फिर जो आप बोल सकते हो जो बांग्लादेश के लोग हैं उन्हें हटाओ, ठीक है। और अगर आप वो वोटर लिस्ट के अंदर है उनका नाम तो उन्हें भी हटाओ, ठीक है। और जो आप स्टेट वाइड जो सपोर्ट दे रहे हो डिफरेंट कम्युनिटीज को, यहाँ पे मतलब जो माइग्रेंट्स उसको सपोर्ट दे रहे हो वो हटाओ, और जो स्टेट वाइड मतलब हर जगह आपको क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, हर एक कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है नॉर्थ ईस्ट के अंदर कि यार जो भी आउटसाइडर्स है उन्हें हटाया जाए, ठीक है। और
क्योंकि वहां पे क्या है ना, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है, वायलेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हो रहा है, ठीक है। वहां पे जो मूवमेंट्स है वो कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे क्या डिमांड है, क्या अब यहाँ पे डिमांड क्या चल रही है, जो भी माइग्रेंट्स आए उन्हें हटाओ, ठीक है। और इसको सपोर्ट मिल रहा है, मतलब जो भी नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उन्होंने इसको सपोर्ट किया है कि जो भी माइग्रेंट्स उन्हें हटा दिया जाए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसको चला है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट चल रहा है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी माइग्रेंट आता है उसकी वजह से क्या होता है, इनको नुकसान होता है। अब ये जो वार हुई थी, मतलब जो माइग्रेंट्स है और जो एक तो माइग्रेंट करके आ गए और जो आगे लोकल हो गए, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ हुआ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हुआ, ठीक है। जो ट्रेन है, कई बार होता है कि बिहार के अंदर क्या था, जो ट्रेन है, ठीक है, सपोज आसाम से ट्रेन होकर यहाँ पे जा रही है बिहार के अंदर, ताकि रिफाइनरी, यहाँ पे ऑयल है, यहाँ से रिफाइनरी में जा रही है, उसको ब्लॉक कर दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही थी, तो बहुत टाइम तक ये चलता रहा। फिर राजीव गांधी ने वापस क्या है, नेगोशिएशन करा शुरू, आसाम अकॉर्ड साइन किया था 1985 के अंदर, जिसके अंदर ये जो भी आए थे 1971 से पहले उन सबको आइडेंटिफाई किया जाएगा और बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर जो आसू है, ठीक है, आसाम ऑल इंडिया आसाम स्टूडेंट्स यूनियन और जो आसाम गाना संग्राम परिषद है, उन सब वो दोनों साथ में आए और आसाम गाना परिषद बना दिया और इन्होंने इलेक्शन जीत लिया। और फिर क्या था, फॉरेन नेशनल इश्यूज वो रिजॉल्व करने की बात की गई और गोल्डन आसाम यानी कि गोल्ड मतलब अच्छा एक आइडियल आसाम को क्रिएट करने की बात की थी, जिसके अंदर पीस होगी और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई थी। पर अभी भी क्या है, जो इमिग्रेंट्स है उसका इश्यू अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। और त्रिपुरा के अंदर आप देखोगे ओरिजिनल जो इनके बोल रहे थे ना, क्या जो हमारे ओरिजिनल लोग हैं क्या वो माइनॉरिटी में आ सकते हैं, तो ये सब हुआ है। जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है वो माइनॉरिटी के अंदर आए हैं। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर अभी भी क्या है, जो चकमा रिफ्यूजीज है जो बाहर मतलब उन्हें माइग्रेट करना पड़ा, उनके खिलाफ अभी भी क्या है, हॉस्टिलिटी है ही है। अब सिक्किम की बात करें तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था, बट वो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट था, ठीक है। डिफेंस ऑफ फॉरेन रिलेशन इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट थे। अब वहाँ का जो रूलर है, जो मोनार्च है, वो क्या है, चौग्याल, जो सिर्फ किसको फेवर करता है, यहाँ पे लेपिया भूतिया कम्युनिटी को फेवर करता है। जो वहाँ की मेजोरिटी है वो नेपाल से बिलोंग करती है और वो जो चौग्याल है वो इनको फेवर नहीं करता, वो सिर्फ एक माइनॉरिटी को फेवर करता है, तो उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। 1974 के अंदर क्या हुआ, प्रेशर में आकर फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए जो सिक्किम के अंदर है और उसके अंदर सिक्किम कांग्रेस जीत गई, ठीक है। और उन्होंने इंडिया के साथ इंटीग्रेशन की बात की गई थी और जो एसोसिएट स्टेट है उसकी बात की गई थी, यानी कि एसोसिएट स्टेट क्या होते हैं, जो थोड़े बहुत डिपेंडेंट हो, मतलब एकदम साथ में इंडिया के अंडर चल रहा है जो स्टेट, ठीक है। अब उसके बाद में अप्रैल 1975 के अंदर क्या हुआ था, इंडिया के अंदर पूरा एक रिजोल्यूशन पास हुआ वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर, और क्या है, इंडिया के अंदर फुल इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। और फिर जैसे ये पास हुआ तो इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जाओ आप, और जो सिक्किम है वो इंडिया का 22nd स्टेट बन गया। अब वहाँ का जो लीडर है, वो जो वहाँ का जो किंग है, वो तो ये बोलेगा कि यार इंडिया ने गलत काम किया है, ठीक है, सही नहीं हुआ है, फाउल प्ले किया है, गलत का चीज से करा है और मर्जर को सपोर्ट नहीं करता। बट अभी देखोगे जो मर्जर है वो वहाँ के लोग काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अब वहाँ का जो लीडर है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, काजी लैंडपक दोरजी खांड कारजी लैंडअप दोरजी, ठीक है, खांगस्प्रा। और ये क्या है, सिक्किम के लीडर है और इन्होंने सिक्किम प्रजामंडल फाउंड की है, फिर सिक्किम स्टेट कांग्रेस फाउंड की है, 1962 के अंदर सिक्किम नेशनल कांग्रेस फाउंड की है और इन्होंने जीता है जो सिक्किम का इलेक्शन और इंडिया के इंटीग्रेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। सिक्किम कांग्रेस फिर जब इंडिया के अंदर इंटीग्रेट हो गई थी तो फिर ये नेशनल कांग्रेस के अंदर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही मर्ज हो गई। अब यहाँ पे आपने देखा इतने सारे क्या है, रीजनल एस्पिरेशंस है, पर ये सारे ही अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं। बट इससे कुछ लेसन हमें सीखने को मिलता है, ये हमारे डेमोक्रेसी को टेस्ट करते हैं, कुछ लेसन हमें देता है। सबसे पहला क्या, रीजनल एस्पिरेशन डेमोक्रेसी का पार्ट है, ठीक है, और हर जगह आपको रीजनल एस्पिरेशन होंगे और उन्हें डेमोक्रेटिक मीन्स से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब नॉर्मल चीज़ है, जैसे यूके के अंदर भी आप देखोगे स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर मिलेंगे आपको, स्पेन के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और जो बेस्किल्स है वहाँ से मिल जाएंगे, देन श्रीलंका के अंदर आपको तमिल से मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ आपको मिलती रहेगी। नेशन बिल्डिंग के अंदर जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे ये आएंगे ही आएंगे। सेकेंड हमें क्या लेसन मिला कि यार डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन हमें ट्राई करना है, सप्रेशन नहीं करना, ठीक है। हमें जो मूवमेंट्स है, रीजनल मूवमेंट्स को उसको सप्रेशन नहीं करना, बट उसको क्या करना है, डेमोक्रेटिक मीन से रिजॉल्व करना है, ठीक है। जैसे पंजाब की हमने बात की, नॉर्थ ईस्ट की बात की, ठीक है, आसाम के अंदर हमने बात की, कश्मीर वैली के अंदर बात की। तो हम अगर है ना सिर्फ इन्हें सप्रेस कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। इंडियन गवर्नमेंट ने नेगोशिएशन करा तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो रीजनल मूवमेंट है वो सेटल हुए, वो सही हुए।
और इसकी वजह से टेंशन भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुई। मिजोरम के अंदर आप देख लो अकॉर्ड साइन किया था, आसाम के अंदर देख लो अकॉर्ड साइन किया था, पंजाब के अंदर देख लो ये सब हुआ था। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि हमें डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन करना चाहिए। थर्ड सिग्निफिकेंस, हमें पावर शेयरिंग करनी चाहिए। सारी पावर अगर सेंट्रल होल्ड करेगी तो वहाँ के रीजन खुश नहीं रहेंगे, और सारी पावर रीजन होल्ड करेगी तो यूनिटी पर थ्रेट आएगा। तो एक बैलेंस हमें रिक्वायर्ड है। देन जो फोर्थ चीज़ है कि हमें रीजनल इकोनॉमिकल बैलेंस भी करना है, यानी कि अगर एक रीजन बहुत ज़्यादा पुअर है, इतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, उसके अंदर रीजनल डिस्क्रिमिनेशन की भावना आएगी। तो हमें क्या करना है, डेवलपमेंट अच्छे से करना चाहिए। बैकवर्ड रीजन्स को ज़्यादा अच्छे से प्रायोरिटी बेसिस पर, मतलब जो बैकवर्ड उसको सबसे पहले ऊपर रखना चाहिए डेवलपमेंट के मामले में। अनगिवन अगर डेवलपमेंट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, रीजनल माइग्रेशन भी होगा और टेंशन भी क्रिएट होगी। देन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने पहले से सोच रखा था, क्योंकि इतने सारे प्रिंसली स्टेट है तो कोई रीजनल मूवमेंट तो होगा ही होगा। तो उन्होंने स्पेशल प्रोविजंस बना रखे थे। आर्टिकल 370 हो गया, आर्टिकल 371 हो गया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए उन्होंने बना रखे थे। ठीक है, जो ट्राइब ऑटोनॉमी उसको बोला था कि 6 शेड्यूल के अंदर आपकी ट्राइब ऑटोनॉमी होगी, आपकी प्रैक्टिसेस उसको हम रिजॉल्व करेंगे, उसको आप रख सकते हो। ठीक है, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें की गई थी। राजीव गांधी की बात करें तो राजीव गांधी क्या है, हाँ, इंदिरा गांधी के बेटे थे और उन्होंने 1984 के अंदर प्राइम मिनिस्टर बने थे। 1989 तक वापस से प्राइम मिनिस्टर बने थे। एक्टिव पॉलिटिक्स 1980 के बाद में ज्वाइन की थी, और इन्होंने जो पंजाब है, जो मिजोरम है और जो स्टूडेंट यूनियन है आसाम के अंदर, उसके अंदर क्या किया था, अपना पूरा उसको पीस में एग्रीमेंट लिया था। और उन्होंने ओपन इकोनॉमी की डिमांड की थी। इन्होंने ही ओपन इकोनॉमी की डिमांड की थी। और 1991 के अंदर आफ्टर उस टाइम के थे PV नरसिम्हा राव थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने पूरी तरह ये ला दिया। अब इन्होंने इंडियन आर्मी को श्रीलंका के अंदर भेजा था ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट। ठीक है, ताकि जो आपने पता है कि LTT ही है और जो सिनाला और तमिल कॉन्फ्लिक्ट चला था उसको सॉल्व करने के लिए, बट फिर भी क्या हुआ, सॉल्व नहीं हुआ, तो उन्होंने वापस बुला लिया गया था। बट यहाँ पे इनकी एक आती है कि LTT है जो लिबरेशन टाइगर सब तमिल इलाम है, उन्होंने एक बॉम्ब की वजह से इनकी डेथ हुई थी। गोवा की बात करें, अब देखो गोवा क्या है, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर नहीं आता है। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर 1947 के अंदर खत्म हो गया था, बट गोवा का जो इशू है वो खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि गोवा कौन कंट्रोल कर रहा है, पोर्टुगीज कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, गोवा, दमन एंड दीव, तो पोर्टुगीज ऐसे नहीं गए थे। ठीक है, उन्होंने 16th सेंचुरी से कर रखा है और अभी वो नहीं गए थे उस टाइम तक। पर धीरे धीरे क्या हुआ था कि वहाँ के जो गोवा है उसके अंदर एक मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, तो इंडिया ने वहाँ पे बोला यार कि आप छोड़ दो गोवा को, अपना हटा दो ताकि हम कर सकते हैं। और क्योंकि गोवा के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट चल रहा है फ्रीडम के लिए, तो आपको हटाना ही ज़्यादा बेटर होगा। तो गोवा के अंदर फ्रीडम के लिए मूवमेंट चला, पोर्टुगीज चले गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो महाराष्ट्र है, मतलब पोर्टुगीज गए थे, ऐसे नहीं गए थे क्योंकि और ज़्यादा मूवमेंट चल रहा था। मूवमेंट कैसा हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर सोशलिस्ट सत्याग्रही है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, मूवमेंट किया था। और फिर दिसंबर 1961 के अंदर क्या था, इंडियन आर्मी ने क्या किया था, अपने वहाँ पे आर्मी भेजी थी और 2 दिन के अंदर अंदर ऐसे ही पूरा ये खाली हो गया, दमन एंड दीव इंडिया के अंदर आ गया। पर यहाँ पे एक इशू आ जाता है, ठीक है, कि महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी जो एक सेक्शन था वो बोल रहा था कि यार गोवा को महाराष्ट्र के साथ मर्ज करो। ठीक है, मराठी स्पीकिंग एरिया के साथ मर्ज करो। और फिर जो वहाँ के गोवा के लोग थे वो बोल रहे थे नहीं, हमें जो है ना महाराष्ट्र के साथ मर्ज नहीं होना, हमारे कोंकणी लैंग्वेज है, हम उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यूनाइटेड गोवन पार्टी बनी। अब वहाँ पे 1967 के अंदर एक पोल हुआ जिसके अंदर बोला गया था कि यार आपको क्या करना है, आपको महाराष्ट्र के साथ मर्ज होना है या फिर अलग रहना है। तो एक पास हुआ कि यार हमें अलग ही रहना है, तो उसको अलग बना दिया गया था, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। 1987 के अंदर वापस ये क्या बना, स्टेट बन गया इंडियन टेरिटरी के अंदर। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, पर अगर आपको इसके नोट्स चाहिए प्लीज ज्वाइन हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एडमिशन।